नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सामान्य हिंदी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग UPSI, UPSSCPT, UP टेट, CTET, SSC GD, DSSSB या वह सभी एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए, आज इसका सेट पहला है। हम सब डेली सुबह 10 बजे सामान्य हिंदी से कुल देखिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक एक सेट करेंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। चलिए हम सब देखते हैं, और यदि आप लोगों को आ रहा है तो आप सभी बताइएगा। तो पहला प्रश्न दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बताइए यदि आप जानते हैं तो। शब्द है कि व्यंजन है कि स्वर है कि वर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, बताइए कि वर्णमाला कहते हैं। यदि आप जानते हैं तो बताइए वर्णमाला किसे कहा जाता है। बताइए, शब्द के समूह को कहा जाता है कि वर्णों के संकलन को कहा जाता है कि शब्द गणना को कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी से होगा, अभी मैं आपको बताया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक भाषा के अपने अलग वर्ण और वर्णमाला होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न चलिए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? यदि आप लोग जानते हैं तो बताइए कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दिया क ख है, ऑप्शन नंबर बी दिया य र है, कि ऑप्शन नंबर सी दिया च और ज है, कि ऑप्शन नंबर डी दिया है ट और अण है। तो देखिए दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। देखिए, कंठ ध्वनियाँ क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे देखिए क ख ग घ ञ, यह सभी देखिए कंठ ध्वनियाँ हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप सब याद रखिएगा। चौथा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। बताइए, ग घ है कि ज झ है कि ड और ढ है कि प फ है। देखिए दोस्तों, यदि हम मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो देखिए आप सब, ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वे सभी मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो देखिए ट ठ ड ढ अण, यह देखिए यह मूर्धन्य व्यंजन है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ड और ढ जो होगा मूर्धन्य व्यंजन होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न दिया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। बताइए, अ आ हैं कि क ग हैं कि थ ध हैं
कि फ और भ है। देखिए दोस्तों पांचवे का ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए 20 सही होगा। तो देखिए अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी दिया है क और ग, यह देखिए अल्प प्राण वर्ण हैं। चलिए हम सब देख लेते हैं कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे कि क, ग, ज और प। और देखिए दोस्तों जब अल्प प्राण ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है उसे महाप्राणीकरण कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्प प्राण वर्ण कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए क, ग, या देखिए यहाँ पर अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, जैसे यहाँ पर देखिए क वर्ग है, तो देखिए इसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है, और देखिए दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। तो देखिए दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा यह क्या होता है, यह अल्प प्राण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क दिया है, ग दिया, देखिए ञ, यह सब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण होता है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए 5 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, बताइए। स है कि य है कि ग है कि ज है। तो देखिए दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए बी सही होगा। तो देखिए नासिक व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो। और देखिए दोस्तों न, म और अण ऐसी 3 व्यंजन है। नासिक के व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में पाए जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के प्रथम सदस्य के रूप में आने वाले नासिक के व्यंजनों देखिए ञ, य, अण, न, म के स्थान पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नासिक के व्यंजन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है यह यहाँ जो होगा नासिक के व्यंजन होगा। जैसे फ्रेंड्स देखिए यह आपका ञ हो गया, फिर देखिए य हो गया, अण हो गया, न हो गया, म हो गया। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वह नासिक व्यंजन होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, यानी देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर य, अण, न, म ऐसा भी देखिए नासिक व्यंजन होता है। तो इसलिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं, बताइए। यदि आप लोग जानते हैं नासिक के कहलाते हैं कि मूर्धन्य कहलाते हैं कि ओष्ठ कहलाते हैं कि कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 7वें का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए आप सब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से हो उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं जो ए एवं ऐ हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां दिया है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं, बताइए। अ आ है कि ई है कि ऊ है कि अंग अ है। देखिए दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए यह अधिकांश लोगों को नहीं पता रहता है कि अंग और अ क्या होते हैं। सभी लोग कहते हैं स्वर होते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंग और अ को अयोगवा कहा जाता है, यह स्वर नहीं होता है। तो 8 का यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों अयोगवाह यानी अयोगवाह अनुस्वर और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। कैसे कि देखिए अंग और वह यह दोनों अयोगवाह हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, पुनः में है कि इलाहाबाद में है कि दिल्ली में है कि उत्साह में है।
देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए आप सब, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है? जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली जो लिखा है, इसमें देखिए द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर देखिए पूरा ल है, फिर देखिए आधा ल है, तो देखिए क्या है, द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे देखिए द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत यदि हम देखें, यहाँ पर देखिए कच्चा हो जाएगा आपका द्वित्व व्यंजन, फिर देखिए आप सब पक्का हो जाएगा, और फिर यदि आप देखेंगे तो देखिए गप हो जाएगा। तो देखिए यह सब क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। यह देखिए दिया है, ट्रिपल सह या सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए, प्रकंपी कहलाते हैं कि स्पर्शी कहलाते हैं कि संघर्षी कहलाते हैं कि स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। संघर्षी व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें मुंह के दो उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही तंग खोल हवा को बाहर धकेल कर जाए। तो देखिए इसे ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ट्रिपल सह देखिए यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए साथ ही दोस्तों ट्रिपल सह उसमें व्यंजन भी कहलाते हैं, इसे भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ट्रिपल सह क्या कहलाते हैं, उसमें व्यंजन भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख ग है कि उ है कि ए औ है कि स है? तो देखिए दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, यहाँ पर देखिए 11 का ए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ख और ग जो है यह नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली सुबह 10 बजे सामान्य हिंदी पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। देखिए प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए, ख है कि च है कि म है कि थ है? तो देखिए फ्रेंड्स 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाक का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है जो इस प्रकार है। जैसे देखिए दोस्तों, ग घ ङ ज झ ञ ड ढ अण द ध न ब भ म य र ल व ह। देखिए सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। यहाँ पर म जो है यह घोष वर्ण है। तो देखिए दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। तो याद रखिएगा घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है, जो इस प्रकार। देखिए इसमें सभी स्वर अ से ओ तक, और देखिए ग घ ङ च ज ञ ड ढ अण द ध न ब भ म य र ल व ह। देखिए सभी घोष वर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। कौन सा अमानक वर्ण है? बताइए, ख है कि ग है कि म है कि ध है? तो देखिए फ्रेंड्स 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए म जो है यह अमानक वर्ण है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? बताइए, संस्कृत की ध्वनियाँ हैं कि अरबी फारसी की हैं कि अंग्रेजी की है कि दक्षिणी भाषाओं की है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए 20 सही होगा। तो क ग ज फ ध्वनियाँ जो है यह अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए, 50 है कि 51 है कि 52 है कि 53 है?
देखिए दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो देखिए दोस्तों हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 मूल स्वर वर्ण और देखिए 33 मूल व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन है। और देखिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त एकल लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। और देखिए जैसे अ आ इ ई उ ऊ क ख यह सभी देखिए एकल लिपि चिन्ह वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है कुल 52 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए मूल स्वर के अंतर्गत आती है कि घोष वर्ण के अंतर्गत कि संयुक्त वर्ण के कि तालव्य के अंतर्गत? तो देखिए दोस्तों 16 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। देखिए आप सब छ ध्वनि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। देखिए इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ छ त्र, फिर देखिए आप सब ज्ञ और स्र। देखिए छत्र ज्ञ स्र यह देखिए चारों जो वर्ण हैं यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। देखिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए दोस्तों हम सब जितना प्रश्न पढ़े हैं सभी देखिए विभिन्न परीक्षाओं में सभी पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए जो प्रश्न है यह सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो बताइए हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के कि छ के कि इयों के कि ज्ञों के? तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये इसका सही होगा। तो देखिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क वर्ण के बाद आता है। तो चलिए हम सब देखते हैं कैसे क वर्ण के बाद आता है। और देखिए दोस्तों यह एक संयुक्त व्यंजन है, जो देखिए यहाँ पर यदि हम कहें तो देखिए क और देखिए प्लस स के योग से देखिए क्या बन जाता है? छ बन जाता है। इसलिए देखिए कहा जाता है क के बाद जो आता है छ का क्रम। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? बताइए ज प्लस इयों के कि ज प्लस इयों के कि ज प्लस ध के कि ज प्लस य के? तो देखिए फ्रेंड्स 18 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका देखिए 20 सही होगा। तो देखिए ज्ञ जो वर्ण है यह देखिए ज प्लस इय, तो देखिए ज्ञ किनके योग से बना है, यानी किन दो वर्णों के योग से बना है? तो देखिए ज्ञ जो बना है यह ज से मिलकर बना है और देखिए इयों से मिलकर बना है। इन दोनों के योग से कौन सा वर्ण बन गया है? तो देखिए ज्ञ बन गया है। देखिए यह एक संयुक्त व्यंजन है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर 18 का देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 20 सही होगा, ज प्लस इयों। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए अ है कि ज झ है कि ह है कि स है? तो देखिए फ्रेंड्स 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए सही होगा। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और देखिए इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार है। जैसे देखिए अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? क ख च छ ट ठ त थ प फ और देखिए स स ह। यह देखिए कुल 13 जितने वर्ण हैं यह सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए 19 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा? बताइए मूर्धा है कि कंठ है कि तालु है कि दंत है? तो देखिए फ्रेंड्स 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा यह देखिए 20 सही होगा। देखिए क ख ग घ ङ यह सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। और देखिए मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए दोस्तों ट ठ ड ढ ढ़ यह सभी मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। और देखिए तालु के अंतर्गत जो आते हैं च छ ज झ ञ यह सभी वर्ण तालु के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दंत के अंतर्गत जो आते हैं त थ द ध न यह देखिए दंत के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आप इन सभी को याद रखिएगा। अगला चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है,
इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है बताइए। यह देखिए ढ दिया, यह है कि ज्ञ है कि ड है कि अण है। तो देखिए दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए 21 का जो होगा 20 सही होगा। तो देखिए छत्र ज्ञ स्र जैसे हम आपको बता चुके हैं यह सभी संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए 21 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो नहीं है कि न नहीं है कि द नहीं है कि ट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ट जो है यह उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो न द यह सभी दंत है, यहाँ पर ट जो है यह दंत नहीं है। देखिए दंत किसे कहा जाता है, तो वह वर्ण जिसका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है। जैसे क्या होता है त थ द ध न, और देखिए ट जो है यह मूर्धन्य है। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ जरूरी कुछ बता देता हूँ वर्णमाला के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो होते हैं कुल 4 होते हैं, छ त्र क्य स्र। और देखिए हिंदी में 2 अयोगवा होते हैं जैसा मैंने आपको बता दिया है पीछे, अ अंग और अ। और देखिए द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन हिंदी में 2 होता है, एक होता है आपका देखिए एक होता है अण होता है, और देखिए आपका एक यह अण होता है। और देखिए हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवा और 11 स्वरों को मिलाकर कुल 52 वर्ण हो जाते हैं जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। और देखिए ऊष्म व्यंजन जो होता है स स ह यानी देखिए ट्रिपल स ऊष्म व्यंजन होता है। फिर देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होता है य र ल व, यह देखिए चारों क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन नंबर डी से होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 दिया है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए। अनुस्वार कहते हैं कि अयोगवा कहते हैं कि अंतस्थ कहते हैं कि अकारांत कहते हैं। तो देखिए दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, अ जो है यह अकारांत इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, 6 वर्ण किसके योग से बना है। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि 6 वर्ण जो बना है किसके योग से बना है, तो क और स के योग से स वर्ण बना है। तो यहाँ पर देखिए 24 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है। देखिए दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न है, इसे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 10 है कि 11 है कि 12 है कि 13। तो देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। तो देखिए कौन कौन है, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। देखिए कुल 11 हिंदी में स्वर होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।